सलाम, आप सरजमीन के अवाम का सलाम। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। आगाज़ में मैंने आपसे जिक्र किया था कि आज हम एक सेगमेंट करेंगे पाक चाइना की 70 साला दोस्ती पे, और ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि ये इतनी जल्दी इतना ज़बरदस्त सा वक्त गुजर गया। ढेर सारी मोमेंट्स हमारे पास ऐसी मौजूद हैं जो एक दूसरे की दोस्ती की मिसाल कायम करती हैं, और अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारी इन दो मुल्कों के बीच की ये जो दोस्ती है ये कायम दायम रहे और मज़ीद आगे चलकर स्ट्रॉन्ग होती रहे। आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जो इस वक्त यहाँ मेहमान मौजूद हैं, सबसे मज़े की बात यह है कि उनसे इस दोस्ती के हवाले से बात करने में मज़ा इसलिए भी आएगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी अरसा चाइना में सर्व भी किया है, और शी इज़ एजुकेशनिस्ट, PhD डॉक्टर भी हैं, और वहाँ पर जाकर उन्होंने चाइनीज़ स्टूडेंट्स को उर्दू पढ़ाई है। तो उनका एक्सपीरियंस उस हवाले से उनको एज अ पाकिस्तानी टीचर के तौर पर किस तरह से लिया गया, उन्होंने क्या देखा वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी, और वो क्या समझती हैं कि इस दोस्ती को इतना जो गहरी ये दोस्ती हुई है उसकी क्या ख़ास वजह हो सकती है। तो आइए चल के उनसे खुद ही बात करते हैं, इस बारे में उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर हुमैरा इशफाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आई, और काफ़ी एक्सपीरियंसेस आपके बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग वहाँ पे रहे हैं क्योंकि काफ़ी अरसा आपने चाइना में गुजारा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये जो पाक और चाइना की 70 साला दोस्ती है, इसे आप कैसे देखती हैं? 70 साल गुजर जाने का मतलब यही है कि ये दोस्ती इतनी पायदार थी कि ये बिला इसने इतने साल गुजारे और इतनी कामयाबी से गुजारे कि आज वो उस दोस्ती में वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो और गहरापन आया है और मजबूती आई है। और एक और चीज़ अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं कि आपने वहाँ पर जाकर उर्दू पढ़ाई, और ज़ाहिर है वो चाइनीज़ स्टूडेंट्स थे सारे जिन्होंने रिस्पांस बैक दिया, आपको उर्दू सीखने की कोशिश करी, तो आप क्या समझती हैं कि दो कंट्रीज़ की जो अवाम है उनका आपस में किस तरह का रिस्पांस था, और आपने क्या एक चीज़ को देखा और जो अट्रैक्ट हुई आप उस तरफ? बहुत शुक्रिया समरा। सबसे पहले तो मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि वहाँ पर उर्दू पढ़ाने का सिलसिला 1955 से भी पहले से शुरू है। सही। तकरीबन उर्दू 1940 से वहाँ पर पढ़ाई जा रही है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और दुनिया में वैसे भी ओरिएंटल लैंग्वेजेस में जहाँ पर भी बड़े शोबाजात होते हैं वहाँ पर ओरिएंटल लैंग्वेजेस में हिंदी, उर्दू, फारसी इनको पढ़ाया जा रहा होता है। लेकिन चूँकि चाइना आपको मालूम है कि एक बहुत ही वाइज एक ऐसा मुल्क है जिसकी पॉलिसीज़ बहुत वाज़े होती हैं, उनको आप अपने जो मकासद होते हैं, गोल्स होते हैं या उनकी खारजा पॉलिसी होती है, वो सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो उन्होंने इस बात की अहमियत को बहुत जल्दी समझा कि ज़ुबानों का बड़ा अहम किरदार हो सकता है किसी भी मुल्क किसी मुल्क के करीब होने के लिए, किसी मुल्क को समझने के लिए या उसके आगे उसके साथ काम करने के लिए। तो इसलिए शुरू से ही बीजिंग रेडियो शुरू हुआ जिसमें पाक चीन दोस्ती के नाम से अभी तक वो रेडियो जो है वो सर्विस काम कर रही है। वहाँ पर बीजिंग प्रिंटिंग प्रेस ऐसे हैं जो उर्दू की किताबों को तर्जुमा करके चीनी ज़ुबान में शाया करते हैं। बड़े बड़े अदीबों के नावल उन्होंने तर्जुमा किए, मंटो तर्जुमा हुआ, इस्मत चुगताई तर्जुमा की जा चुकी हैं, कृष्ण चंद्र को उन्होंने तर्जुमा किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने बड़े शायर हैं, जितने बड़े अदीब हैं, उन्होंने उनके तराजिम को चीनी ज़ुबान में करके वहाँ की प्रिंटिंग प्रेस से ना सिर्फ शाया हुआ। फिर एक और हवाला बड़ा अहम है जो हमसे पहले की जनरेशन है वो बहुत अच्छी तरह उनको याद होगा। एक सिलसिला हुआ करता था चीन बा तस्वीर। ये एक रिसाला था जो बीजिंग से शाया होता था और ये बड़ा खूबसूरत पेपर के ऊपर और तस्वीरी होता था जिसमें चीन की सकाफ़त को तस्वीरी हवालों से उसको पिक्टोरियल, जैसे आजकल पिक्टोरियल मैगजीन होते हैं, तो उस रिसाले का नाम चीन बा तस्वीर था। अच्छा। उस चीन बा तस्वीर के जो मुदीर थे वो बड़े मतलब शानदार आदमी थे।
वो डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान आए और फिर पाकिस्तान में बहुत तवील अरसा वो रहे और उन्होंने यहाँ उर्दू ज़ुबान सीखी और मैं आगे आपको उनके बारे में तफसील से बात करूंगी। अच्छा। वो चीनी अदब में उर्दू के एक ऐसे राइटर के तौर पर मौजूद हैं जो चीनी हैं लेकिन उर्दू में शायरी करते हैं। चीनी हैं और उर्दू के स्कॉलर हैं। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें वहाँ जाकर आपको मिलती हैं कि मेरे ख्याल से यहाँ पे भी वही सिलसिला हमने शुरू तो किया, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एफएम भी हमारे पास यहाँ पे पाक चाइना दोस्ती के ऊपर मौजूद है और बड़े अरसे से मौजूद है, और लोगों की जो इंस्पिरेशन है चाइनीज सीखने की वो भी अब डेवलप मजीद बार बार होती चली जा रही है। क्योंकि एक वक्त था कि जब हम ये समझते थे कि जी चाइना में जाकर आप इंग्लिश भी नहीं बोल सकते, उर्दू भी नहीं बोल सकते, आपको उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो वो एक एंथुजियाज्म जो हमारे अंदर पैदा हुआ था, मेरे ख्याल से वो भी दोस्ती को गहरा करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेशक, लेकिन उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स मौजूद हैं। सी पैक का इतना ये जो इस वक्त एक अरूज है, उसकी वजह से जॉब मार्केट की जुबान भी चीनी जुबान भी बन रही है और चीन में उर्दू मार्केट की जुबान भी बन रही है। तो इस हवाले से ये तो एक वो जैसे कहिए कि आज की एक मुआशी ज़रूरत के तौर पर ज़ुबानें सीखी जा रही हैं, लेकिन ज़ुबानें सीखने का कल्चर चीनी लोगों के अंदर बड़ा खूबसूरत है और बड़ी दिलचस्पी के साथ वो सीखते हैं। मैं आपको एक वाकया बताऊं, आप उससे देखिएगा कि किस तरह से वो जुबान को कितनी मोहब्बत से सीखते हैं। बिल्कुल। मैं जब रात को वहाँ पर पहुंची तो तकरीबन 2:30 बज गए मुझे बाहर आते हुए एयरपोर्ट से, बीजिंग से। तो तालिब इल्मों को पहले से उन्हें इतना शौक था कि हमारी उर्दू की उस्ताद आ रही हैं, तो वो रात को लेने के लिए आए हुए थे। तकरीबन आधी से ज़्यादा क्लास। अच्छा, उसमें जो मेरे लिए मैं शक्लें उनकी पहचान रही हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो शायद अंग्रेज़ी में बात करें या शायद कुछ और, या मैं उनसे कैसे बात करूँगी, अभी मैं इस सोच विचार में हूँ। नाम उन्होंने मेरा लिख कर पोस्टर पर रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा, उस्तानी साहिबा आपको हवाई अड्डे पर कोई परेशानी तो नहीं है? Oh my God! अब जो हम एयरपोर्ट कहने के इतने आदी हैं और हमें लगता है कि ये उर्दू का ही कोई लफ्ज़ होगा। तो वो जब उसने मुझे उन्होंने मुझे इस तरह वो कहा कि आपको हवाई अड्डे पर किसी उस्तानी साहिबा, तो मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देखिए, जुबान को सीखने का एक रिवाज है, लेकिन उसको इतने खालिस अंदाज में सीखना और इतने खालिस लहजे में बोलना, तो और उससे आप देख लीजिए कि वो कितनी उनकी दिलचस्पी और वहाँ पर उनके साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर। अच्छा, आपके पास एक किताब भी मौजूद है, ये भी कोई वहाँ से कोई लिंक है चाइना का? ये किताब बड़ी अहम किताब है। अच्छा? वो पाक चीन दोस्ती के हवाले से। ये जिन साहब की आपको तस्वीर नजर आ रही है, जी। इनका चीनी नाम जो है उसका तर्जुमा है ये उनका नाम, और उनका नाम क्या है? इंतखाब आलम। इंतखाब आलम, पूरी दुनिया में जिसे मुंतखब किया गया हो। तो ये इनके बारे में जो इन्हें पाकिस्तानी दोस्त जो चीन बा तस्वीर का मैंने अभी हवाला दिया, ये इन्होंने शुरू किया था। अच्छा। और पाकिस्तानी ज़ुबानों को सिखाने का जो आगाज़ है वो तकरीबन इनसे हुआ था। ये जब पाकिस्तान में आए तो उस वक्त नमल यूनिवर्सिटी में ज़ुबानें सिखाई जाती थी। यहाँ पर उन्होंने आफ्ताब इकबाल शमीम साहब हैं, उर्दू के बड़े मारूफ बड़े अहम शायर हैं, तो उनके साथ इनकी सोबत हुई। उनसे इन्होंने क्लासिकी बहरें सीखी, गज़ल गोई की, नज़्म गोई की, और बाकायदा शेर व शायरी करते हैं। अच्छा। और आप अगर उनकी शायरी कहेंगे तो मैं आपको इसमें से कुछ इक़्तिबासात पढ़कर सुनाऊंगी कि आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत कैसी है। बिल्कुल। आज तो लेकिन एक पहले गज़ल का एक शेर पढ़ूंगी जिससे आपको ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि ये कोई चीनी शायर हैं इसके, या कोई मीर तकी मीर है, कोई गालिब का शेर है, ये किसका? क्योंकि उन्होंने जो उर्दू की ट्रेडिशनल रिवायत है एक पूरी, उसको भी इसमें कायम रखने की कोशिश की है, उसको सीखा है उन्होंने। अच्छा। अब वो एक गज़ल का एक शेर है, विसाले यार नहीं तो पयाम यार सही, विसाले यार नहीं तो पयाम यार सही, जो बार बार ना आए तो एक बार सही। क्या बात। सदा रही है सलामत किसी की एक तस्वीर, सदा रही है सलामत किसी की एक तस्वीर, हमारे दिल का ये आईना दागदार सही। वाह। हर आदमी को सदाकत के आगे झुकना है, हर आदमी को सदाकत के आगे झुकना है, कोई फकीर सही कोई ताजदार सही। वाह। अब ये आप ये लुगत देखिए
और ये मिजाज देखिए क्लासिकी शायरी का कि आपको लगेगा कि ये शायद कोई क्लासिकी अहद के बड़े मंजे हुए शायर हैं। एग्जैक्टली और वो वाकई इनके इस इक़्तिबास से ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ रहकर इस माहौल को समझकर ही उन्होंने जो है वो ये लिखा है। तख्लीकी अदब वैसे भी आप देखिए ना कि जब तक उसके अंदर माहौल का रचाव नहीं होगा आप क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से इश्क हर जगह एक जैसा ही है होगा, लेकिन हाँ, इन्होंने जो अपना इश्क है वो उर्दू में किया है, लगता है कि इन्होंने उर्दू से इतनी मोहब्बत की है। वो चाइनीज सीखी थी या क्या कोई शौक हुआ था आपको कि इस तरह से? बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू कायम हुआ और उनका पहला ग्रेजुएशन का बैच पास आउट हो रहा था। तो वहाँ पर चीनी यूनिवर्सिटीज़ में एक पोस्ट होती है फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट, कि जो भी ज़ुबानें सिखाई जा रही होती हैं उसका जब आपका बीएस का लास्ट 2 सेमेस्टर होते हैं उसमें वो नेटिव लैंग्वेज से किसी न किसी को बुलाते हैं एज एक्सपर्ट, और वो उनके थीसिस या जो उनके ऐसे राइटिंग होती है या जो उनके असाइनमेंट्स होती हैं फाइनल टर्म की, उसको भी सुपरवाइज करते हैं और एक तरह से वो अपने स्टूडेंट्स को नेटिव स्पीकर्स के साथ मिलवाकर उनके साथ इंटरेक्शन का भी एक मौका देते हैं। अच्छा। तो ये बीजिंग में जब ग्रेजुएशन का ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो मुझे उन्होंने ऑफर किया एज फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट कि मैं वहाँ पर आऊँ। आप वहाँ की उर्दू वहाँ, क्योंकि यहाँ पर भी मैं एक इदारा इस इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हम लैंग्वेजेस सिखा रहे थे ऑलरेडी। तो एक चीनी जो वहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनका पाकिस्तानी नाम नसरीन है, बड़ी शानदार खातून है, पीएचडी कर रही थी। तो उन्हें किसी ने बताया कुछ जैसे मुहक्किक आते हैं तो वो लोकल टीचर से भी मिलते हैं, तो मेरी मुलाकात हुई तो मेरे चीनी स्टूडेंट्स भी उनसे मिले। तो उन्होंने फिर वहाँ से जाकर मुझे कहा कि आप हमारे यहाँ भी आइए और हमें कुछ आप सर्व करें। तो मेरा 1 साल का था वहाँ पर प्लान, लेकिन वो पूरा साल जो है वो मेरा कोविड की भी नज़र हुआ बीच में, लेकिन कुछ सिलसिला फेस टू फेस रहा, एक सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर ऑनलाइन भी रहा। तो लेकिन उस सारे अरसे में चीनी तालिब इल्मों से जो मोहब्बत मिली और जितनी वो उस्ताद की रिस्पेक्ट करते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा। हम शायद आप देखें साइंस में भी वो तरक्की कर रहे हैं, आपके सामने हैं, सियासत में भी वो आलमी सतह पर किस तरह से अपना एक शानदार अलायंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से इनकी तरक्की का ये वन ऑफ द रीजन यही है। लेकिन अपनी ट्रेडिशन को वो कहीं पर भी जो है वो उसको नहीं भूलते, कहीं नहीं भूलते। आप उनकी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाइए, इतना खूबसूरत साफ सुथरा एनवायरनमेंट आपको लगेगा पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में। बात है। अच्छा, आप भी ज़ाहिर है लैंग्वेजेस से आपका बड़ा एक गहरा रिश्ता है, आपने पाकिस्तान में भी सारी चीज़ों को लुक आफ्टर किया, फिर अलग चाइना में भी जाके। तो क्या आप समझती हैं कि 2 लैंग्वेजेस जो लैंग्वेजेस एक वो होती हैं वो कितनी पावर रखती हैं, उनका क्या इतना ज़बरदस्त रोल होता है कि 2 कंट्रीज को वो इकट्ठा कर दें? जैसे दोनों हम अब अगर चाइना और पाकिस्तान को देखें तो हमारा कल्चर भी अलग, हमारी लैंग्वेजेस भी अलग, रहन सहन भी अलग, खाना पीना सब अलग, सब चीज अलग, लेकिन कैसे उन्होंने दोस्ती कर दी? वो वही वाली बात है कि वो आप एक समंदर और आसमान को मिला दें। इसमें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, आप उससे आपको अंदाजा होगा कि लैंग्वेजेस की अहमियत इंसानी नफ्सियात के ऊपर क्या होती है। आप फर्ज कीजिए किसी जगह पर जाते हैं, चाहे आप किसी लोकल जगह पर जाएं, लेकिन आप जब उनके दरमियान जाते हैं, आप उनकी जुबान में किसी को सलाम करें ना, तो आपको वो जितनी ऑडियंस है वो उसके पूरे तासुरात आप देखिएगा बदल जाते हैं। अच्छा, यानी इतना असर है कि आप सिर्फ सलाम का एक कलमा उनकी जुबान आप ये कभी एक्सपीरियंस कीजिए कि आप सिंध में गए और आपने सिंधी लहजे में किसी को सलाम किया है और उस तर्ज पर सलाम किया है, आपको बिल्कुल जितनी भी ऑडियंस है वो सारा उनका रवैया आपके साथ बदल जाएगा, आपके लिए अपनायत इतनी खुल जाएगी। तो जुबान की इतनी अहमियत है। आप भी जब चीन में जाते हैं, आप पाकिस्तानी, लेकिन आप जब उन्हें बड़ी मोहब्बत से नी हाओ कहेंगे तो वो इस तरह से खुशी का इजहार करेंगे कि आप उनको आप देखिएगा कि उनके खुश आमदीदी। क्योंकि एक मैंने वीडियो देखी थी चाइनीज बच्चों की थी, बहुत छोटे छोटे से स्कूल गोइंग बच्चे थे, तो वो उसमें वीडियो में यही था कि वो रोड क्रॉस कर रहे हैं और वो बहुत छोटे बच्चे थे, स्कूल जा रहे थे, तो वो रोड क्रॉस करने के बाद दे बोर्ड, उन्होंने गाड़ी को वो थैंक यू किया, उसके बाद फिर कहीं और वो जगह गए, किसी ने उनकी कोई हेल्प कर दी, कोई उनको क्रॉस करा दिया या कोई चीज कर दी, देन दे बोर्ड, मतलब स्माइली फेस के साथ हर किसी को वेलकमिंग अंदाज में ट्रीट करना, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है। तरबियत आप देखिए कि उनके मैंने स्कूल्स भी देखे, इतनी शानदार स्कूलिंग उनकी है कि आप जब जैसे हम यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में भी अभी हमने उतने अच्छे सेटअप नहीं देखे जितना उनका एक गवर्नमेंट के लेवल पर जो स्कूलिंग का सिस्टम है वो इतना शानदार है।
अपने नेशनल डेज़, अपने कल्चरल डेज़, जो भी उनके यानी एक तरह से जो एक मुआशरे के साथ जोड़ने वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उन सब की टीचिंग उसका हिस्सा होती है। बिल्कुल वही बात यानी है सिर्फ वो पढ़ना नहीं होता, बल्कि सीखने के साथ अमल कि आपने एक सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव रोल कैसे प्ले करना है। मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंस इतनी उन्होंने पाकिस्तान पढ़ाई को की थी। खास तौर पर मुतारिफ करवाया जाता है एज फ्रेंड, अच्छा एज फ्रेंड। और आप एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि पढ़े लिखे जितने एजुकेशन से मतलब एजुकेटेड लोग होते हैं, वो उनकी तरफ से तो हमें मिलता है एक रिस्पांस, जानते हैं जी फला अहमियत हो सकती है पाक चीन दोस्ती की, मुआशी अहमियत क्या हो सकती है, सियासी अहमियत क्या हो सकती है, और चीज़ें। आप यकीन कीजिए कि देहातों से आए हुए जब चीनी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अच्छा वो आपसे बड़े तजस्सुस से पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं, आप बताते हैं पाकिस्तान, तो वो फौरन इतनी मोहब्बत से उनकी आंखों में जो चमक उभरती है और वो कहते बालूचिस्तान बालूचिस्तान दोस्त, बालूचिस्तान दोस्त। तो वो यानी उसको उनका वो एक लोकल लहजा जो है वो मैं नहीं भूल सकती। अच्छा। कि आपको ट्रेन में, किसी पार्क में, किसी जगह पर वो जो बालूचिस्तान कहते हुए उनके चेहरों पे एक खूबसूरत सी निखार होता था, प्राउड फील होता होगा। और बहुत सारी जगह ऐसी आई जहाँ पर आपको मालूम है चाइना बहुत डिसिप्लिन कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट की वजह से कई जगहों पर उन्होंने हमें बहुत अहमियत देते हुए, बहुत यानी अगर एक क्यू है उसमें प्रोटोकॉल के साथ आगे किया है और बड़ा बहुत इज्जत देते हैं ग्रीन पासपोर्ट को, पाकिस्तानियों को। वाकई बहुत ही मतलब क्योंकि उनके अंदर ये मेरे ख्याल से ट्रेडिशंस में यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, मुतारिफ करवाया गया है। हाँ। वो चीज़ें उनको तालीम के ज़रिए, उनको माहौल के ज़रिए ये बताया गया है कि आपके कौन से लोग हैं जो दोस्त हैं। सही। अच्छा, तो वो उनकी नस्ल दर नस्ल ट्रैवल कर रही है। एक चीज़ और बताइएगा, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि हमारे अंदर बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन आपने वहाँ रहते हुए कौन सी ऐसी सिमिलर चीज़ें जो है एक्सपीरियंस की जिससे आप ये कह सकती हैं कि हाँ हम लोग एक जान हो सकते हैं, ये दोस्ती जो है हमारी जो गहरी हुई है शायद इसी बिना पर हुई है कि हमारे अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। उसमें डिफरेंसेस ज़्यादा हैं अगरचे, जैसे आपने बताया कि खाना पीना रहना सहना सब कुछ मज़हब का वाला भी है, लेकिन इसके बावजूद जो मशरकियत है, पाकिस्तान की जो मशरकी रिवायात हैं वो उनके अंदर भी जो हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज और मशरकी रिवायात खास तौर पर, यानी लड़की का शर्माना, लड़की का एक अपने बारे में बड़ा एक मोहतात सा रवैया, या मर्द का एक इजहार करने का रवैया उतना ब्लंट नहीं होता। तो यूरोप भी देखा है, यूरोप में चीज़ों का एक और तरह का इजहार है, चाहे मोहब्बत का इजहार हो, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड और बड़ा एक रख रखाव वाला और बड़ा अच्छा, और फैमिली से बहुत जुड़े हुए हैं ये लोग भी, यानी अपने पेरेंट्स को डिसोन नहीं करते ये। फैमिलीज में जो नौजवान हैं, अगर लड़की की शादी हो रही है तो लड़की के पेरेंट्स भी उस कपल की जिम्मेदारी है। अच्छा। और लड़के के पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी उसी कपल की जिम्मेदारी है। तो वो नौजवान चार यानी जो होते हैं उनके बुजुर्ग उनको साथ लेकर चल रहे होते हैं, और आगे जो उनका एक बच्चा है उसको चार बड़े लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो इस वजह से वो अपने ट्रेडिशनल जितनी भी रिवायात है उनकी नई जनरेशन पुरानी के साथ मिलकर बड़े अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रही है। यहाँ हमारे अंदर सिमिलैरिटीज आ जाती हैं कि हमारे जो कल्चर है, जिस तरह से हम लेकर अपने रिश्तों को और अपने वैल्यूज को चलते हैं, मेरे ख्याल से वो भी वैसे ही चलता है बहुत ज़्यादा। और ये यानी बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स बने हुए होते हैं कि जी ऐसा होता है वहाँ पर, वैसा होता है, लेकिन आप जब वहाँ जाकर रहते हैं आपके बहुत सारे आपके ऊपर चीज़ें खुलती हैं। मज़हब के हवाले से कोई सख्ती, कोई पाबंदी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बड़ा ओपन एनवायरनमेंट है, बड़ा खुश आमदीद कहने वाला रवैया है। आपको आपके मज़हब के साथ रहने की मुकम्मल आज़ादी है, आप अपनी प्राइवेसी के साथ उसको कर सकते हैं। तो कोई मैंने ऐसी कोई सूरत नहीं देखी जिस तरह से कोट किया जाता है बाज़ चीज़ों पर। एंड में ज़रूर चाहूँगी डॉक्टर मेहरा कि कोई अच्छा सा मैसेज अगर आप देना चाहें। पाक चीन की आज 70 साल दोस्ती है और अल्लाह ताला और ऐसे मज़ीद साल हमें देखने को मिले कि हमारी दोस्ती ऐसी कायम दायम रहे। तो लोगों जो आजकल की जनरेशन है उसको आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी जो इस दोस्ती को समझ सके? जी बहुत शुक्रिया। मैं इंतखाब आलम साहब की ही एक नज़्म का कुछ हिस्सा पढ़ना चाहूँगी जो उन्होंने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर कही थी। ए दयारे दोस्तां, मैंने तुझसे दूर रहकर भी तुझे नज़दीक पाया किस कदर। क्या बात। अब दयारे दोस्तां क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। ए दयारे दोस्तां, मैंने तुझसे दूर रहकर भी तुझे नज़दीक पाया किस कदर। जब कभी होती है गर्दन खम ज़रा,
दफतन मुझको नजर आता है तू। वाह वाह। जब कभी होती है खामोशी जरा और भी नजदीक हो जाता है तू। दर हकीकत मेरे दिल के आईने में तेरी एक तस्वीर है, एक जीती जागती तस्वीर है, एक हंसती बोलती तस्वीर है। ये तस्वीर जो है ये पाकिस्तान के हवाले से वो कह रहे हैं कि एक जीती जागती तस्वीर है, एक हंसती बोलती तस्वीर है। ये कुछ हिस्सा मैंने पढ़ा, चूँकि तवील नज़्म है, तो यहाँ से मैं इस पैगाम के साथ ही अपनी बात, जैसे उनके दिलों में पाकिस्तान की एक हंसती बोलती तस्वीर है, हमारे दिलों में भी चीन की उसी तरह एक हंसती जगमगाती तरक्की करती हुई अमन का पैगाम देती हुई आगे बढ़ती हुई तस्वीर है। बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत बात ये इनकी भी और ज़ाहिर है आपकी भी, और मैं ख़ुद दुआ गो हूँ कि इस तरह से हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए हमेशा मोहब्बत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमैरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और ये सेगमेंट जो था ये वाकई सेलिब्रेशंस का ही था, क्योंकि जिस तरह से 70 साल की हमारी ये दोस्ती रही है, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रहे और ये और मज़ीद गहरी होती चली जाए, और एक दूसरे के कल्चर्स के साथ हम और उनकी नॉर्म्स एंड फैमिली जो वैल्यूज़ हैं हम सब एक हो जाएं, कि कहीं लगे नहीं कि ये दो अलग अलग मुल्क हैं, ऐसा लगे ये एक ही जगह है जहाँ पर बहुत ही मुख्तलिफ लोग इकट्ठे रह रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन आगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आप हमारे साथ ही रहिएगा।